और सितंबर में लिया था वो 2000 किलोमीटर हो गया, फर्स्ट सर्विसिंग हो गया। एक आप लोगों के सामने एक हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया या नहीं आया। मैंने जो ये गाड़ी लिया था ना, ये मैंने एको ड्राइव से बुक किया था। तो बहुत जने लोग को पता नहीं है कि एको ड्राइव में भी गाड़ी बुक किया जा सकता है। एको ड्राइव में सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंश्योरेंस ही लिया जा सकता है, लेकिन एको ड्राइव में आप कार भी बुक कर सकते हैं, वहाँ से ले भी सकते हैं। मतलब जब मैं बुकिंग किया था तब बोले थे कि अवेलेबल है तो लकीली वो अवेलेबल नहीं था। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि लकीली अवेलेबल नहीं था। कारण बता रहा हूँ क्योंकि इस कलर के वजह से मेरे को नया बेनिफिट्स मैं एडास का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रेकिंग असिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इसका लेन कीप असिस्ट का जो आ जाता है फीचर, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि कभी मेरे को ये नहीं लगा कि ये बहुत स्ट्रेसफुल बन रहा है। ऑल्दो जब मैंने पहली बार लिया था तो मेरे को प्लस ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा लगा, और इसका एक अपग्रेड भी आया हुआ है। तो वो एडवेंचर एक्स मॉडल के लिए शायद अभी भी पेंडिंग है। तो वो आने के बाद वो उसको भी चेक करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब आप एनक्लोज्ड एरिया में चला रहे होगे तो आपको लगेगा लाइटिंग सफिशिएंट है, लेकिन आप जब हाईवे में चले जाते हो तो पिच, आपका जो लाइटिंग का पिच है वो आपको लगेगा कि लो है। तो प्लीज़, जो मैंने आज नोटिस किया है, ये जो रबर पैडिंग है ये निकल के आ गया था। ये मेरा आज हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सफ़र एडवेंचर प्लस का, जो सान का गाड़ी है और सितंबर में लिया था वो 2000 किलोमीटर हो गया, फर्स्ट सर्विसिंग हो गया। एक आप लोगों के सामने एक हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया या नहीं आया, कुछ इश्यूज, और फिर सर्विसिंग का सब डिटेल वीडियो। पूरा डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या क्या इशू फेस किए सान ने अभी तक, और इसको चला के कैसा लग रहा है हाईवे में, सिटी में। हल चलिए, इतना लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं ओनर को मिलाता हूँ। मेरा फ्रेंड ये है आपका सान। हेलो गाइस। तो पहला क्वेश्चन मैं शान को पूछने जा रहा हूँ। तो आपने कितना किलोमीटर अभी तक कंप्लीट कर लिया है? अभी तक मैंने 2500 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है। और मेरे को बताइए, आप ये गाड़ी कौन सा शोरूम से लिया था और कौन सा सिटी से लिया था, और आपको लगभग ऑन रोड आपको कितना पड़ा, और एक्स्ट्रा आप कुछ अगर एक्सेसरीज उसी टाइम में जब डिलीवरी के टाइम में कुछ लगाए, मतलब फिटिंग कुछ ऐसा कुछ किए, वो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बताइए। तो मैंने जो ये गाड़ी लिया था ना, ये मैंने एको ड्राइव से बुक किया था। तो बहुत जने लोग को पता नहीं है कि एको ड्राइव में भी गाड़ी बुक किया जा सकता है। एको ड्राइव में सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंश्योरेंस ही लिया जा सकता है, लेकिन एको ड्राइव में आप कार भी बुक कर सकते हैं, वहाँ से ले भी सकते हैं। तो वहाँ से मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिला था, क्योंकि एक बार वहाँ से बुकिंग करने के बाद वो लोग बेस्ट डील बेंगलोर के सारे शोरूम से निकाल के बताया था, जो कि बेलाट टाटा में मिल रहा था। तो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा कि बेलाट टाटा से मैंने गाड़ी लिया है। तो ये गाड़ी मैंने बेलाट टाटा से उठाया और थ्रू एको ड्राइव से मैंने परचेस किया था। एको ड्राइव से बुकिंग किया था, और वहाँ से लेने के बाद मेरे को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, सेकेंडली मेरे को ज़्यादा फॉलोअप्स नहीं करना पड़ा। और क्योंकि शोरूम पे अगर लेते हैं तो आपको शोरूम से बहुत सारा फॉलोअप करना पड़ता है, आपको जाके चेक करना पड़ता है। फिर ज़्यादा डीलिंग भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस डीलिंग भी मेरे को शोरूम से बहुत सारे बेनिफिट्स जो मेरे को शोरूम से नहीं मिल रहा था, वो मेरे को एको ड्राइव से डायरेक्ट मिल गया। फिर जो भी मेरे क्वेरीज थे ना, तो वो सारे एको ड्राइव वाले ही मेरे को आंसर कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपका मतलब कुछ उस टाइम में आपका कुछ वेटिंग पीरियड कुछ था ऐसा कुछ? हाँ, वेटिंग पीरियड का बात करूँ तो ये जो मैंने बुकिंग किया था ना, तो इसका प्रॉब्लम ये था कि ये मेरे को ये वाले कलर चाहिए था, जो कि ये सुपरनोवा कॉपर है। तो ये कलर मतलब जब मैं बुकिंग किया था तब बोले थे कि अवेलेबल है तो लकीली वो अवेलेबल नहीं था। कि अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि लकीली
अवेलेबल नहीं था। कारण बता रहा हूँ क्योंकि इस कलर के वजह से मेरे को नया वाला वेरिएंट मिल गया, क्योंकि पुराने वाले वेरिएंट तो मेरे को अगस्त मेरा बुकिंग, सॉरी जुलाई का एंड में मैंने बुकिंग किया था, तो तभी मेरे को पुराना वाला वेरिएंट मिल जाता। अगर मैंने वाइट या फिर गैलेक्टिक सफायर जो कि ब्लू कलर में आता है वो बुक किया होता तो, और या फिर ब्लैक बुक किया होता, तो वो सब कलर पुराने वाले वेरिएंट ऑलरेडी उनके पास स्टॉक थे तो वो मेरे को मिल जाता। लेकिन मेरे को ये वाला सुपरनोवा कॉपर ही चाहिए था, जिसकी वजह से मेरे को एक बेनिफिट मिला है कि वो स्टॉक में नहीं था, और इसके वजह से मेरे को 2 मंथ्स वेटिंग करना पड़ा। तो उस वेटिंग पीरियड के कारण मेरे को जीएसटी बेनिफिट भी मिल गया है इस गाड़ी को परचेस करने पर, और ये कलर के साथ साथ मेरे को जो अपग्रेडेड मॉडल आया जो कि एडास के साथ आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट आया, तो वो सब मेरे को मिल गया है। और तो ये शायद मेरे हिसाब से तो ये एडस लेवल 2 है। हाँ, ये एडास लेवल 2 है, तो इसके वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मैं एडास का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रेकिंग असिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इसका लेन कीप असिस्ट को का जो आ जाता है फीचर वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हाईवे में आप जब हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हो, पॉसिबली 100+, तब क्या होता है आपको अगर थोड़ा बहुत ड्राउजीनेस फील होता है तो वो अलर्ट आ जाता है। और एक चीज़ है कि आपको लेन से बाहर नहीं निकलने देता है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा है इस गाड़ी में। ऑफ कोर्स इसका एक अपडेट भी आया है जो कि नेक्स्ट सर्विस में मैं कराने वाला हूँ, तो एडास का और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों का ही अपडेट आया हुआ है, जो कि मैंने लास्ट जब मैं बेला टाटा गया था तो वहाँ से क्वेरी किया था कि इसका कोई सिस्टम अपडेट आया है कि नहीं, तो वो लोग ने बताया कि सिस्टम अपडेट इसका नहीं आया है, मतलब टॉप मॉडल का ऑलरेडी आ चुका है और एडवेंचर एक्स प्लस का आ रहा है। तो जब तक मैं सेकेंड सर्विस कराऊंगा तब तक वो आ जाएगा, तो तब शायद एडास और भी रिस्पॉन्सिव बन जाए। और एक चीज़ है कि इसका जो ब्रेक असिस्ट है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसलिए पहली बार जब मैंने ये गाड़ी निकाला था तो मैं जब क्लोज डिस्टेंस पे ब्रेकिंग मार रहा था तो मेरे को दिक्कत हुआ, क्योंकि ये ऑटो ब्रेकिंग हो जाता था और मेरे को मतलब पता नहीं चलता था कि मैं कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो करना है। तो अभी मेरे को पता चल गया है कि ऑलमोस्ट 50 मीटर्स का डिस्टेंस अगर मैं मेंटेन करके चलूँ मेरे आगे वाले कार से, तो ये ऑटो ब्रेकिंग नहीं होता है, और उसका इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हैं हाई मीडियम लो, तो मैंने अभी इसको लो में करके रखा है। और आपको एक साथ मैं 3 सवाल पूछ रहा हूँ, लंबा वीडियो नहीं करूँगा। लॉन्ग ड्राइव में कैसा है, ड्राइवेबिलिटी कैसा है और सीट कंफर्ट कैसा है ये? तो ड्राइवेबिलिटी में अगर देखिए, मेरे पास इको स्पोर्ट था, उससे पहले पुंटो था, तो वेस्टर्न कार्स थे मेरे पास पहले फिएट का। तो ड्राइवेबिलिटी में कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो इको स्पोर्ट सबसे हाई ड्राइवेबिलिटी का गाड़ी था, मतलब उसका स्टेबिलिटी प्लस कॉर्नरिंग्स और स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ही अच्छा था इको स्पोर्ट का। लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप इसका मैं अगर दूसरे कार से कंपेयर करूँ इसके सेगमेंट का, तो इसका जो स्टीयरिंग है उसका बैलेंस बहुत ही अच्छा दिया गया है। और एक बात है कि इसका थोड़ा सा उतना भी हल्का नहीं है, ये हाई स्पीड में थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, इसके वजह से आपको कॉर्नरिंग करने में भी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत ही बेनिफिट मिलता है, तो ये एक चीज़ है। और कंफर्ट के बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब सारे सीट्स कंफर्टेबल है, इवन इसका लास्ट रो भी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, अगर आप ज़्यादा हाइट के रहोगे तो शायद आपको नी में थोड़ा सा बेंड करके बैठना पड़ेगा, जो कि थर्ड रो में कोई भी गाड़ी में जो कि 7 सीटर में आता है उसका हो सकता है। लेकिन इसमें भी मतलब इस गाड़ी में जो 7 सीट मतलब लास्ट का जो रो है वो बहुत ही काफ़ी शानदार है इसका मतलब। और हम लोग को बोलिए कि आपका फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरे को मालूम है आपने मेरे को बोला था कि फर्स्ट सर्विसिंग में आपने एडिशनल कुछ तो काम किया था, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बोलिए। तो फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस मतलब मैंने कराया था KST सर्विस सेंटर में, KST हुडी जो कि बैंगलोर में हुडी सर्कल में आता है, तो वहाँ से कराया था। अब तक का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर है मेरा, और मतलब जो जो वर्क मेरे को चाहिए था उन लोगों ने करा के दिया। इनफैक्ट जो इश्यूज़ था, वॉबलिंग इश्यूज़ आ रहा था, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टाटा वालों से कि पहला नई गाड़ी है और इसमें फ्रंट व्हील में थोड़ा सा वॉबलिंग आ रहा था, तो इसको चेक कर रहे हैं उन लोगों ने फिक्स कर दिया था। बट
मेरे को थोड़ा सा फिर भी लग रहा था वॉबलिंग इशू, तो इसलिए मैंने फिर से बेला टाटा में जाके थोड़ा सा कंप्लेन किया, तो वो मतलब जितना भी माइन्यूट वॉबल था वो भी फिक्स कर दिया है, तो अभी कुछ भी वॉबलिंग इश्यूज नहीं है इस गाड़ी में। और मैंने जो एडिशनल काम कराया था वो था मेरा मैट, वो मैट मैंने फिक्स कराया है। और वो एक वो एक कारपेट जैसा मैट आता है, वो गाड़ी का सीट खोल के उसको लगाते हैं, तो वो वाला काम कराया था। प्लस मैंने इसका सेरामिक कोटिंग कराया था, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में ही हो गया, मतलब टाटा से कराया था। तो ऑब्वियसली सेरामिक कोटिंग मतलब 4,600 विथ टैक्स आया था, और इसका जो मैट लगाया था उसका कॉस्टिंग कुछ 3,000 समथिंग था। तो काफ़ी रीजनेबल रेट में दोनों अपग्रेड्स हो गए। और वो मैट आपका क्या लेमिनेटेड था या क्या था? मैट मतलब इसका जो गाड़ी आता है ना वो रॉ आता है, तो इसमें आप अगर रबर पैडेड मैट जो कि डिटैचेबल होता है वैसा लगा सकते हैं, या फिर इसको अभी, हाँ, ये जो आप बोल रहे थे ये लेमिनेटेड टाइप ही है, क्योंकि सीट खोल के इसको पूरा फ्लोरिंग पे लेमिनेट किया जाता है, तो वो वाला मैट लगाया था मैंने। ठीक है, और मेरे को बताइए आपका माइलेज मतलब कितना मिल रहा है ऑन मतलब सिटी के अंदर और हाईवे में? तो माइलेज के बारे में बताऊं तो ये जब मैं लास्ट फर्स्ट ट्रिप किया था मैसूर तक, सर्विस के बाद ही लॉन्ग ट्रिप था वो, मैं पापा और दो मेंबर और थे इस गाड़ी में, तो मेरा माइलेज 18 टच कर रहा था, और वो सिर्फ फर्स्ट सर्विस ही हुआ था। ऑल्दो ये माइलेज और भी इम्प्रूव होगा जब तक मैं सेकंड सर्विस करा लूँगा। और मैं रिसेंटली एक होगेनकल का ट्रिप किया था, जो कि यहाँ से टोटली मतलब अप एंड डाउन अगर काउंट करूँ तो 300 किलोमीटर्स का हो रहा था। तो उस ट्रिप में 7 सीट्स पूरे यूटिलाइज हुए थे, प्लस बहुत सारे लगेज थे गाड़ी में। हम लोग ने पिकनिक किया था, तो गाड़ी में खाने का सामान बहुत सारे थे, और मतलब फुल पैक्ड गाड़ी था। वो भी था कि हम लोग रफ रोड में भी गए, वहाँ पे चढ़ाई भी था क्योंकि वो माउंटेन रोड था। और एक बात है कि हाईवे मेरे को वाले रोड में बहुत ही कम मिला, और स्लो ड्राइविंग ज़्यादा था, तो इसके वजह से मेरे को माइलेज उसमें उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मेरे को माइलेज 13 टू 13.5 तक ही माइलेज आया था, तो जो कि रीज़नेबल मैं फिर भी मानता हूँ, क्योंकि बड़ा इंजन है फर्स्ट थिंग, और जिस तरह से ड्राइव हुआ था, कंडीशंस जो थे उसके हिसाब से माइलेज फिर भी 13.5 बेहतर ही था। और आपको मतलब क्या लगता है ये इंजन पावरफुल है आपके लिए मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप ही अभी तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर आपने ड्राइव कर चुके हैं। तो इंजन तो आपको पता है कि इसका क्रायोटेक का इंजन आता है, जिसमें 170 PS पावर आता है, और 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो उसके वजह से इसका जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है। मतलब मैं 7 सीट को एंगेज करके प्लस लगेज को लेके मैं इकोनॉमी मोड में भी चलाया था इस गाड़ी को, तो कभी भी मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया इस गाड़ी ने कि इसका इंजन काफ़ी मतलब पावरलेस है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इंजन मेरे को बहुत ही बेहतर लगा इसको चलाने में, और कभी भी अंडर पावर्ड इस गाड़ी को लगा ही नहीं। और ये सेम इंजन आपका जीप कॉम्पस में भी आता है, तो वहाँ वो तो 5 सीटर है, तो इसमें 7 सीटर है, लेकिन फिर भी इंजन कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि ये अंडर पावर्ड है। और आप लोग देख सकते हैं कि इंजन का सेटअप मतलब विद इंजन सेटअप एंड एवरीथिंग, बैटरी फिल्टर एवरीथिंग आप लोग देख सकते हैं। सेटअप बहुत बढ़िया है कंपेयर टू मतलब पहले जो टाटा का गाड़ी आता था। मैं अभी का नहीं बोल रहा हूँ, जो इंडिका के टाइम में अभी। और शान आप मेरे को एक बात बताइए कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है सिटी में, क्योंकि बेंगलोर तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताने से मतलब हम लोगों का व्यूवर्स को थोड़ा अच्छा लगे। तो अगर मैं बात करूं कि मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को पहले से मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद है, तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, और कभी मेरे को ये नहीं लगा कि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल बन रहा है। ऑल्दो जब मैंने पहली बार लिया था तो मेरे को क्लच ट्रैवल ज़्यादा लगा, हार्डनेस इतना ज़्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली बड़ा इंजन है तो क्लच ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है डेफिनेटली। तो इसके वजह से मतलब हार्डनेस नहीं रहने के वजह से मेरे को कभी ये दिक्कत नहीं हुआ कि मैं मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूँ ट्रैफिक कंडीशंस में भी। और बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मैनुअल ले रहे हैं
तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई इन्फो सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है मतलब मैं तो सुना हूँ कोई कोई गाड़ी में लैग करता है, कुछ भी करता है। मैं एक पर्टिकुलर कार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ कि कोई लैग होता है या कोई इशू आपको फेस हो रहा है अभी तक। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम में तो कभी कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया है, बहुत ही स्मूथ सिस्टम है। आप इधर देख सकते हैं, अगर मैं कुछ भी स्वाइप इन स्वाइप आउट करता हूँ तो रिस्पॉन्सिव है और इमीडिएट रेस्पॉन्ड करता है। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया चल रहा है और इसका एक अपग्रेड भी आया हुआ है। एडवेंचर एक्स मॉडल के लिए शायद अभी भी पेंडिंग है, तो वो आने के बाद वो उसको भी चेक करेंगे कुछ क्या क्या चेंजेस आ रहा है इन्फोटेनमेंट सिस्टम में। लेकिन अभी तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे गाड़ी में मैंने सुना है, हाँ, तो नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत सारे फ्रेंड जो मेरे ओन करते हैं तो उनको क्या है कि नई गाड़ी में भी उनको इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लैंक हो जाता है या फिर स्टार्टिंग होने में कभी कभी डिले हो जाता है। तो ये चीज़ इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ वर्किंग फ्लॉलेस फ्रॉम डे वन। और एक आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है अभी तो इधर मैं देख सकता हूँ आपका सब एक दो मैनुअल स्विच है और मैक्सिमम तो टच ही है आजकल। तो मैक्सिमम इवन मैं महिंद्रा XUV700 देख के आया था, उन लोगों का कुछ भी है नहीं, सब इन्फो सिस्टम में आपका सब कुछ दिया हुआ है, एसी से लेके मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाएंगे या आप वो सब बटन दबाएंगे, ये सब तो थोड़ा रिस्की हो जाता है ड्राइविंग के टाइम में। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब हालांकि आप देख सकते हैं मेरा कुछ कुछ कंट्रोल्स यहाँ है, जो कि एम्बेडेड नहीं है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में, लेकिन फिर भी मेरे को कभी कभी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं कभी कभी एसी का कंट्रोल स्विच यूज़ करता हूँ तो ये 360 में मेरा हाथ उंगली लग जाता है या फिर लॉक में उंगली लग जाता है तो अनलॉक हो जाता है डोर डोर मतलब डोर खुलता नहीं है, मतलब अनलॉक हो जाता है, ठीक है। फिर कभी कभी बॉनेट, लास्ट टाइम मैंने ये इंडिकेटर ऑन करने गया था तो मैंने यहाँ पे दबा दिया था तो बॉनेट ओपन हो गया था। तो ये चीज़ है। और मेरे आप सोचिए कि इसमें ही मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन और डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि मैं ड्राइविंग करते रहता हूँ तो मेरे को आई कोऑर्डिनेट करना पड़ता है देखने के लिए कि क्या कौन सा वाला दबा रहा हूँ मैं, कौन सा वाला बटन दबा रहा हूँ। तो अगर आप स्क्रीन पे करेंगे वो तो वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेरे मेरे हिसाब से ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें आपको अभी भी, कोई कंपनी गाड़ी बना रही हो तो उनको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हिसाब से सोचा जाए तो उन लोग को ये सब एनालॉग या फिर डिजिटल नहीं करना चाहिए, एनालॉग ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको और ज़्यादा रुकाऊंगा नहीं। एक दो सवाल मैं पूछ रहा हूँ अभी आपको। इसका जो आपका जो 360 कैमरा है उसका मतलब क्वालिटी कैसा है, और आपका इधर पे मतलब लाइट का ल्यूम जो लाइट का थ्रो कैसा है, ये दोनों मेरे को अभी बताइए। तो इसका जो 360 कैमरा आता है ना वो काफ़ी शानदार है। मतलब आप देख सकते हैं इधर, होपफुली कैमरा में आ रहा होगा, लेकिन इसका जो 360 कैमरा है ये बहुत ही ब्राइट दिखता है और मतलब जैसे कि आप कुछ HD क्वालिटी में पिक्चर देख रहे हो इस तरह से ये दिखाता है। तो और ऑब्वियसली सिर्फ मतलब देखने में ऐसा नहीं है, वर्किंग भी ऐसा है। तो टाइट स्पेसेस में पार्किंग करने पे, मेरा जो बिल्डिंग का पार्किंग है वो बहुत ही टाइट स्पेस में है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। तो ये कैमरा इश्यूज़ तो कभी भी मतलब नहीं है। और अगर लाइटिंग के बारे में बात करूँ तो और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। लाइटिंग में तो आपका इधर DRL आ जाता है और टर्न इंडिकेटर्स भी इसी में आता है, प्लस आपका ये एक हेडलाइट आ जाता है और यहाँ पे फॉग लैम्प, जो कि आना चाहिए था लेकिन इस मॉडल में नहीं आता है, तो टॉप मॉडल में आता है। तो आई एम मिसिंग दिस फॉग लैम्प और मैं वेट कर रहा हूँ कि एडवेंचर एक्स प्लस के लिए कब ये लॉन्च हो। तो लाइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब आप क्लोज्ड एनक्लोज्ड एरिया में चला रहे होगे तो आपको लगेगा लाइटिंग सफिशिएंट है, लेकिन आप जब हाईवे में चले जाते हो तो पिच, आपका जो लाइटिंग का पिच है वो आपको लगेगा कि लो है। तो एक दिक्कत है। तो इसलिए लाइटिंग क्या तो मैं बात करूं तो मैं भी इसको अपग्रेड करना चाहता हूं, लेकिन अभी इसको इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी मैं नहीं करना चाहता। इनफैक्ट सिर्फ इसके लिए मैं इसका फॉग लैम्प लगाने के लिए वेट कर रहा हूं।
तो जब फॉग लैंप आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा इस वेरिएंट के लिए, तब मैं उसको लगाऊंगा और फिर चेक करेंगे इसका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो लाइटिंग से मैं उतना से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। और हम लोग का ये वीडियो का लास्ट सवाल, आप एक बार मेरे को बोलिए और दिखाइए, आप खुद दिखाइए, कैमरा आप ही पकड़ लीजिए, इसका फिट एंड फिनिश हम लोग को बोलिए और दिखाइए। वैसे कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप भी शायद हैरान हो जाएंगे इसको देख के कि ये नई गाड़ी है। इसका एक चीज़ दिखिए इधर, चिन्मय भाई आपको दिखाएंगे। हाँ, इसको फ्लैप को ऊपर कीजिए। हाँ, ये फ्लैप को ऊपर करते ही आपको दिखेगा कि इधर थोड़ा सा अनइवन है। देख पा रहे होंगे कि इधर थोड़ा सा अनइवननेस है, ये ऊपर की साइड से है और ये थोड़ा नीचे है। तो इसके वजह से ये फ्लैप तो ठीक से बैठता है, लेकिन ये फ्लैप ठीक से बैठता नहीं और इसमें गैपिंग आता है। तो ये चीज़ एक है। और बाकी सनरूफ वगैरह और फिर फीचर्स वाइज ये सब बाकी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और एक चीज़ हुआ था जब मैं रिसेंटली होगनकल का ट्रिप किया था, तो किसी वजह से ये जो लाइट था ना, ये वाला लाइट का जो ये पोर्शन था, ये पूरा निकल के आ गया। तो ये फिर से मैंने फिक्स कराया, मैंने खुद ही फिक्स कर दिया था, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस शुड कम आउट। जस्ट चीज़ जो मैंने आज नोटिस किया है, ये जो रबर पैडिंग है ये निकल के आ गया था। ये मेरा एक्सीलेटर का, सॉरी, ये क्लच का है, तो ये पैडल का ये निकल के आ गया, तो इसका मैं अभी लगाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी दिक्कत। चलिए, हम लोग ने कंप्लीट एक रिव्यू आप लोगों के सामने पेश किए। आप लोगों को अच्छा लगा तो हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल जवाब करना है, हम लोगों को पूछिए, कमेंट कीजिए, हम लोग आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। और कुछ भी होगा मैं शाम को इमीडिएटली मैं कांटेक्ट करूंगा आप लोग को। एक बढ़िया से हम लोग कमेंट करेंगे, कुछ इश्यूज है या कुछ प्रॉस कॉन्स कुछ भी हो, आप लोग हम लोगों को पूछिए। शान, आप कुछ बोलने चाहते हैं लास्ट में? देखिए, हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, हम लोग सारे ऑनेस्टली बनाते हैं। तो कुछ भी आप लोग को पूछना है तो हम लोग डेफिनेटली आपको ऑनेस्टली बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ हाइप करने के लिए या फिर वी आर गेटिंग पेड फॉर प्रमोटिंग एनीथिंग। तो मतलब कुछ भी आप लोग को इस गाड़ी के बारे में जानना हो तो डेफिनेटली आप लोग हम लोग को बताइए, हम लोग को आप लोग को ऑनेस्ट रिप्लाई करेंगे कि कुछ इश्यूज रहेगा या फिर सब ठीक है इस गाड़ी में। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, जय हिंद। बाय।